राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और पटना के कर्पूरी सभागार में इस बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक को लेकर जेडीयू दफ्तर में तैयारियां पूरी की जा चुकी है। जेडीयू दफ्तर के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है जिसमें बैठक को लेकर जानकारी दी गई है। सुबह 10 बजे निवर्तमान राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी, जबकि सुबह 10:30 बजे निवर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। बैठक का दौर आज शाम 4:30 बजे तक यानी कि दिन भर चलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कर्पूरी सभागार में आज बैठकों का दौर जारी रहेगा और इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, फैसले लिए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद ये एक बहुत बड़ी बैठक है जिसमें संगठन के विस्तार पर चर्चा होनी है, जेडीयू के विकास पर चर्चा होनी है, जेडीयू के विस्तार पर चर्चा होनी है। कर्पूरी सभागार में आज बैठकों का दौर है और दफ्तर के बाहर बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं जो आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे थे। और देखिए इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करूंगी। आनंद, क्या जानकारी है आज की इस बैठक को लेकर? बैठक कब शुरू होगी, क्या तैयारियां की गई हैं और इस बैठक के क्या मायने हैं? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में चले गए हैं और निशांत कुमार बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं और जेडीयू की तरफ से एक बड़े चेहरे के तौर पे उभर रहे हैं, तो जाहिर तौर पे उसके बाद ये पहली बैठक हो रही है और ये बैठक कई मायनों में जेडीयू के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण मायने रखता है, क्योंकि आने वाले समय में जेडीयू की रणनीति क्या रहेगी, जेडीयू का रोड मैप क्या रहेगा, बहुत कुछ आज के बैठक में तय हो जाएगा। लेकिन इस आज के कार्यक्रम में थोड़ा चेंज हुआ है। 11:30 बजे राज्य परिषद की महत्वपूर्ण बैठक होगी और 3:30 बजे राष्ट्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक होगी। आज यही 2 बैठक होने वाली है और 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और जिसमें आज के बैठक में क्या कुछ निकला इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके पहले शेड्यूल जो दिया गया तो उसमें कई सारी जानकारियां थी, लेकिन कई सारे बैठक होने थे, लेकिन आज तमाम बैठकों को चेंज करके 11:30 बजे राज्य परिषद की बैठक बुलाई गई है और 3:30 बजे राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी जिसमें नीतीश कुमार से जेडीयू के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और इसके पहले 11:30 बजे राज्य परिषद की बैठक होगी जिसमें जेडीयू के विधायक और राज्य परिषद के जो मेंबर है वो तमाम लोग यहाँ पर बैठक में मौजूद रहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बैठक इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार नेताओं का आने का सिलसिला भी जारी है और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज के बैठक इस मायने में महत्वपूर्ण है चूंकि आने वाले समय में निशांत कुमार की भूमिका क्या रहने वाली है। भले वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं, आने वाले समय में उनकी भूमिका क्या रहने वाली है। जेडीयू आने वाले समय में जो 2029 का लोकसभा चुनाव उसके पहले पार्टी की रणनीति क्या होगी, आज पार्टी की विचारधारा भी बहुत कुछ तय होने वाली है। चूंकि कई सारे प्रस्ताव भी आज पेश किए जाएंगे, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, तो जाहिर तौर पे उस प्रस्ताव पर भी निगाह रहेंगे, क्योंकि इसके पहले जब भी हम लोगों ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक देखी है और सुनी है उसमें कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए हैं जो देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता था। जाहिर तौर पे एनडीए के एक प्रमुख सहयोगी और बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हट गया और उनके जगह बीजेपी के सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो जाहिर तौर पे उस बदली हुई परिस्थिति में जेडीयू की ये जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि निशांत के साथ साथ जेडीयू की रणनीति आने वाले समय में क्या कुछ रहने वाली, उनका विस्तारीकरण कैसे होगा, बिहार के बाहर पार्टी के विस्तारीकरण के लिए क्या कुछ किया जाएगा, इसलिए भी महत्वपूर्ण है चूंकि राष्ट्रीय परिषद की जब बैठक होगी तो देश भर में जो जेडीयू के नेता हैं वो यहाँ आज बैठक में पहुंचे हैं और जाहिर तौर पे जब वो बैठक होगी तो तमाम बातें विस्तार से तय होंगी कि आने वाले समय में जेडीयू को कैसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना है और बिहार में जेडीयू का जनाधार। और अभी भी इस वक्त भी जेडीयू के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार ही हैं और आज जब ये इतनी बड़ी बैठक हो रही है विधानसभा चुनाव के बाद 2025 के बाद जेडीयू के तमाम नेता कार्यकर्ता एक साथ मौके पर मौजूद हैं, तो नीतीश कुमार क्या सभी को संबोधित भी कर सकते हैं, अपनी बात भी रख सकते हैं? क्या ऐसी भी जानकारी है आपके पास कार्यक्रम के अंतर्गत? देखिए बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा और जाहिर सी बात है राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, जेडीयू के लिए आज बहुत बड़ा दिन है संगठन के हिसाब से, बैठक के हिसाब से। तो जाहिर तौर पे जो हमारी जानकारी है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे एक सभा को संबोधित, मतलब आज जो बैठक होने वाली है उसे संबोधित करेंगे और जाहिर तौर पे नीतीश कुमार क्या रणनीति तय करते हैं, जेडीयू के आने वाले समय में रणनीति क्या रहेगी, हम इसके पहले आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पे जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं का आने का सिलसिला जारी है। और इस वक्त जो तस्वीर है उसमें कई सारे जो जेडीयू के नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और
इस वक्त आनंद सिंह जेडीयू के विधायक हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके समर्थक भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं जैसे मीडिया से बातचीत जब होगी तो नीतीश कुमार भी आएंगे, निशांत भी आएंगे, बड़ा फैसला होगा दादा। अच्छा, एक सवाल है, नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बैठक होने जा रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको घोषणा किया जाएगा। आनंद सिंह है और जाहिर तौर पे मीडिया के लिए भी आकर्षण केंद्र हो जाते हैं जब वो और बिल्कुल आप गांधी की बैठक है, क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे सर आज? तो देखिए आनंद सिंह बिना बोले चले गए। जाहिर तौर पे उनके बयान का इंतजार था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है और जेडीयू के जो भी विधायक हों, एमपी हों, तमाम लोग इस बैठक में शामिल होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज इस बात को लेकर भी तय होना है कि आने वाले समय में जेडीयू की रणनीति क्या रहने वाली है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि तस्वीर बिहार की सियासत की बहुत बदली है और इस बदली हुई परिस्थिति में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है, अब बीजेपी के सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है, तो जाहिर तौर पे जेडीयू की रणनीतियां भी बदली है, बहुत सारी तस्वीर भी बदली है। कि इस बदले हुए परिस्थिति में आज इस बैठक में क्या कुछ तय होगा, इस पर निगाह टिकी हुई है। और जैसे कि वाकई आनंद, काफी जोश कार्यकर्ताओं में भी नजर आ रहा है और ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस बैठक में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय होगा हम उसकी जानकारी भी आपसे लेंगे। फिलहाल इन तस्वीरों को दिखाने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद। बढ़ते आगे, देखिए नीट यूजी परीक्षा की तैयारी चल रही है और देश भर में आज नीट री एग्जाम लिया जा रहा है। परीक्षा के लिए बने अभेद्य सुरक्षा कवच, करीब 22 लाख छात्र आज री एग्जाम देंगे और नीट री एग्जाम के लिए 5440 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हर परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी लगाए गए हैं। 1.38 लाख कैमरों से निगरानी होगी। नकल रोकने के लिए पुख्ता तैयारियां की गई है। 51,311 जैमर कैमरे लगाए गए हैं और 6,700 ऑब्जर्वर केंद्रों पर निगरानी करेंगे। एआई से संदिग्ध हरकतों पर नजर भी रहेगी। तो बहुत बड़ी तैयारी की गई है। नीट यूजी परीक्षा जो दोबारा ली जा रही है, री एग्जामिनेशन लिया जा रहा है। पेपर लीक होने के बाद आज की तारीख निर्धारित की गई थी और इसके लिए बड़ी बड़ी तैयारियां की गई है। सुरक्षा के लिहाज से किसी भी तरह की कोई चूक ना हो जाए, इसका खास ख्याल रखा गया है और इसीलिए बड़ी तैयारी, एक अभेद्य सुरक्षा कवच बनाया गया है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी बच्चों को ना हो, छात्रों को ना हो। हर परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। एग्जामिनेशन को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि नीट यूजी री एग्जामिनेशन आज होने जा रहा है। एनटीए, जिला प्रशासन और भारत के छात्रों पर पूरा भरोसा है। जल्द ही लगभग 22 लाख छात्र नीट की परीक्षा देंगे। तो वहीं पटना में नीट री एग्जाम को लेकर जिला प्रशासन ने विशेष यातायात की व्यवस्था भी लागू कर दी है। परीक्षा को देखते हुए शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा परिसर के आसपास रूट को डाइवर्ट किया गया है। धुनकी मोड़ से शहर की तरफ आने वाले ऑटो, ई रिक्शा और भारी वाहनों को दूसरे रास्तों से भेजा जा रहा है। वहीं एन कॉलेज और पटना कॉलेज के भी ट्रैफिक रूट बदले गए हैं ताकि परीक्षार्थियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और वो जाम से बच सकें। पटना में आज नीट की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर ट्रैफिक पूरी तरह से बदली है। जो परीक्षा सेंटर है वहां पर कमर्शियल वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से बंद किया गया है। जब तक परीक्षा होंगे तब तक कमर्शियल वाहन पूरी तरह से बंद रहेंगे। धनुकी मोड़ और बाईपास से आने वाले जो वाहन होंगे, चाहे ई रिक्शा होंगे, उनको पूरी तरह से जो परीक्षा सेंटर है वहां पर आने की मनाही होगी। उनके लिए अलग से रूट दिया गया है। इसके अलावा राजधानी में जितने भी सेंटर हैं, तमाम सेंटरों पर जो यातायात व्यवस्था है, जाम की स्थिति ना हो, छात्रों को परेशानी ना हो,
इसकी व्यवस्था की गई है। और तमाम सेंटरों पर जो कमर्शियल वाहन आने वाले हैं या जो ई रिक्शा आने वाले हैं उनको डाइवर्ट किया गया है, किसी दूसरे रास्ते से उनको भेजा जाएगा, जिससे कि जाम की स्थिति ना बने और जो परीक्षार्थी हैं वो सकुशल सेंटर पर पहुँचे, परीक्षा दें और फिर उनकी वापसी जब हो तो जाम की स्थिति ना बनने पाए, इसकी व्यवस्था पूरी तरह से की गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और देखिए इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए देश भर में वैसे तो सुरक्षा की वृहद तैयारियां की गई है, लेकिन पटना में क्या नजर आ रहा है, कैसी स्थिति है, कैसी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है, ट्रैफिक रूट में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, विस्तृत जानकारी दीजिए। देखिए बिल्कुल सबसे बड़ी खबर यही है कि आज नीट की जो है एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया गया है। दोपहर 2 बजे से ये एग्ज़ाम शुरू होगा जो 5:15 तक चलेगा। इस बार जो है नीट यूजी की परीक्षा में 15 मिनट का अतिरिक्त समय जो है वो दिया गया है अभ्यर्थियों को। और पटना की अगर बात करें, जो आपने सवाल किया कि पटना में 95 परीक्षा केंद्र जो हैं वो बनाए गए हैं। और यहाँ जब मैं खबर बता रहा हूँ तो ये एन कॉलेज का परीक्षा केंद्र है और यहाँ पर भी देखिए ये अलग अलग गेट्स जो हैं वो बनाए गए हैं। नीट यूजी 2026 जो है उसकी परीक्षा को लेकर के और अभ्यर्थी जो हैं वो अभी आने शुरू नहीं हुए हैं, चूँकि 11 बजे से समय जो है निर्धारित है। 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं इन गेट के माध्यम से। और उसके बाद 2 बजे से परीक्षा जो है वो विधिवत तरीके से शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी की बात करें तो अभी जो पटना में एग्जामिनेशन होने हैं, इसको लेकर के व्यापक तैयारी की गई है। सुरक्षा को लेकर के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। एआई कैमरे का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और बताते चले कि बिहार में, अगर पूरे बिहार की बात करें तो सबसे अधिक अभ्यर्थी जो हैं इस बार बिहार से ही हैं। 1,65,000 जो अभ्यर्थी हैं वो इस बार एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो नीट के एग्ज़ाम को लेकर के जिला प्रशासन काफ़ी सख्त रुख अख्तियार कर रखा है। पटना की बात करें या दरभंगा की बात करें, गया की बात करें, मुजफ्फरपुर की बात करें, जिन जिलों में आज एग्ज़ाम होने हैं सभी जगहों पे चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। अमित, पटना में कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और किस किस इलाके में हैं, पूरी जानकारी दीजिए। पटना में कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं अमित? देखिए पटना में जैसा हमने पहले बताया कि पटना में 95 परीक्षा केंद्र बताए गए हैं और इन परीक्षा केंद्रों पर जो सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो बापू परीक्षा केंद्र पर होगी और वहाँ पे लगभग 7,000 के करीब जो है वो अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुँचेंगे। और उसके अलावा अगर हम बात करें पूरे पटना की बात करें तो 46,029 अभ्यर्थी जो है वो पटना में परीक्षा देने के लिए उपस्थित होंगे। और ये उपस्थिति जो है वो 2 बजे से जो है हो जाएगी। 2 बजे से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। उसके पहले 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक का वक्त दिया गया है जब परीक्षा केंद्र पे अभ्यर्थी पहुंचेंगे। और परीक्षा को देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं एन कॉलेज से हम ये पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। 46,029 अभ्यर्थी जो आज पटना में परीक्षा देने वाले हैं तो उसमें वाकई अमित बड़ी तैयारियां की गई है और इन तैयारियों को हम देख पा रहे हैं आपके कैमरे के माध्यम से। और सुरक्षा के लिहाज से भी डबल स्टैंडर्ड तैयारियां की गई हैं, किसी भी तरह की कोई चूक ना हो इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया अमित तस्वीरें दिखाने के लिए। बढ़ते आगे, बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है जहां मानवता को शर्मिसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां गरीबों को कफन के लिए सहायता की राशि की योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसका खुलासा खुद विभागीय जांच में हुआ है। यहां जीवित व्यक्ति के नाम पर कफन के पैसों की निकासी की गई। वहीं कई ऐसे लोगों को भी कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत 3,000 का लाभ दिया गया है जो बीपीएल तबके से हैं ही नहीं। जांच में करीबन 4.5 लाख रुपए का घोटाला सामने आया। वहीं खुद डीआरडीए डायरेक्टर कुंदन कुमार ने इस बात को स्वीकारा है कि गलत तरीके से पैसे की निकासी की गई है। कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत वैसे लोगों को इसका लाभ दिया गया जो सरकार के पात्रता से बाहर हैं। जो जांच में गया स्थलीय और अभिलेखीय जो साक्ष्य मैंने देखा उसके तहत काफ़ी गड़बड़ियाँ पाई गई और उसमें बेसिकली वैसे लोग को भी लाभ दिया गया है जो बीपीएल श्रेणी में नहीं। तो बीपीएल श्रेणी में उन्हीं लोगों को लाभ दिया जाना है, लेकिन बीपीएल श्रेणी के इतर लोगों को भी कबीर अंत्येष्टि का लाभ दिया गया है। और इसको जो योग्य नहीं है। पूर्वी चंपारण में इन दिनों घोटालों की लंबी लिस्ट सामने आ रही है और पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड के दरमाहा पंचायत में एक बड़ा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर मुखिया और पंचायत सेवक की मिली जुली गठजोड़ के कारण लगभग 4.5 लाख रुपए की निकासी
कबीर अंत्योदय योजना के तहत की गई है और इसका लाभ वैसे लोगों को दिया गया है जो गरीब नहीं हैं, जो एपीएल धारी हैं, जो धनी वर्ग के लोग हैं, वैसे लोगों को लाभ दिया गया है। और कई ऐसे चौंकाने मामले सामने आया है जो पहले मृत हो चुके हैं लेकिन उसके बाद फिर दोबारा जो है उनके नाम पर पैसे की निकासी की गई है। तो लगातार मनरेगा घोटाला के बाद अब कबीर अंत्योदय योजना में भी बड़ी धांधली सामने आई है और महज एक पंचायत की जांच जब कराई गई, खुद जो स्थानीय जो विधायक हैं शालिनी मिश्रा, उनकी डिमांड पर जब जांच कराई गई और जब जांच में मामला सामने आया, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई अब तय होगी। डीएम खुद इसका उन्होंने संज्ञान लिया था, तो बड़ा ही दिलचस्प मामला सामने आया है। लेकिन फिलहाल जिस तरह का यह मामला सामने आया है, ये पूर्वी चंपारण को शर्मसार कर रही है। अनिश कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। और इस खबर की अधिक जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ेंगे और अवनीश से बातचीत कर लेते हैं। अवनीश, ये बताइए कि घोटाले की अगर हम बात करें तो अधिकारियों ने इस बात को तो मान ही लिया है कि घोटाला किया गया है, लेकिन अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए जो जांच हुई थी उस जांच में यह मामला सामने आ गया कि कबीर अंत्योदय योजना के तहत वैसे लोगों के नाम पर पैसे की निकासी की गई है जो लाभुक नहीं है, जो पात्र नहीं रखते हैं, अपात्र लोगों को पैसा दिया गया और गैर तरीके से जो है इस पैसे की निकासी की गई है। तो ऐसी स्थिति में अब जवाबदेही तय होगी। स्थानीय मुखिया और जो पंचायत सेवक है उनकी मिलीभगत से ये बड़ा कारनामा हुआ है और कल्याणपुर प्रखंड के दरमाहा पंचायत का एक मामला है। अभी इस तरह के कई पंचायत से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। तो वैसी स्थिति में जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि आखिर सरकार जो योजना चलाती है गरीबों के लिए, वैसे गरीब वर्ग के लोग जो बीपीएल धारी है, जिनको पैसे नहीं है, उनके परिवार में किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके अंतिम संस्कार के लिए कफन खरीदने के लिए सरकार 3000 रुपए की राशि देती है। लेकिन इस राशि में भी डाका डाला गया है, वैसे लोगों ने डाका डाला है जो जनप्रतिनिधि हैं, सरकारी कर्मी हैं। तो अब जवाबदेही तय होगी और वैसे लोगों पर कार्रवाई भी होगी। प्रपत्र को गठित किया गया है। अब जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंप दी गई है और जिलाधिकारी इस पर चलिए अवनीश, देखने वाली बात होगी कार्रवाई कब तक की जाती है और किन लोगों पर की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर पर नजर बनाकर रखें। बढ़ते आगे, अगली खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां टेंडर घोटाला मामले के मुख्य आरोपी ऋषु श्री की रिमांड अवधि अब पूरी हो गई है। रिमांड खत्म होने के बाद एसवीओ की टीम ने उसे दोबारा न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया है। पिछले 5 दिन के दौरान एसवीओ ने ऋषु श्री से करीबन 33 घंटे की पूछताछ की है। उसने कई अहम बातें बताई हैं। फिलहाल इस मामले में एसवीओ की जांच लगातार जारी है। टेंडर माफिया ऋषु श्री से जो है एसबीयू में चल रही पूछताछ जो है वो पूरी हो गई है और अब ऋषु श्री को वापस से न्यायिक हिरासत में केंद्रीय आदर्श कारा ब्यूरो भेज दिया गया है। बताते चलें कि ऋषु श्री से लगभग 32 घंटे के करीब में पूछताछ हुई है और 32 से 33 घंटे जो है वो पूछताछ के दौरान ऋषु श्री ने कई खुलासे किए, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा जो है वो ये है कि ऋषु श्री ने पूछताछ में नपे-तुले अंदाज में सवालों का जवाब दिया है। ऋषु श्री ने अपने अधिवक्ता के दिशा निर्देश के अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। पूछताछ के दौरान बड़े सरकारी अफसरों के साथ अपने संबंधों को निजी बताया है। ऋषु श्री ने टेंडर और अफसरों की पोस्टिंग के लिए पैसे दिए जाने के सवाल पर ऋषु श्री ने सरकारी सिस्टम पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि बिना लेन देन का कोई काम नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात जो है वो ऋषु श्री ने कहा कि बिना घूस के, बिना लेन देन के कोई काम नहीं होता, इसलिए हमने लेन देन का सहारा लिया। और हर दिन औसत जो है 7 से 8 घंटे जो है वो पूछताछ हुई है और पूछताछ के दौरान जो है सबसे अधिक सवाल जो है वो जल संसाधन, नगर विकास एवं आवास, बुडको, भवन निर्माण विभाग, BMSICL के टेंडरों में गड़बड़ी को लेकर किया गया। IAS अधिकारी उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। टेंडर हेराफेरी मामले में जेल में बंद ऋषु श्री के जो करीबी हैं संतोष और गिरफ्तार अधिकारियों में तारनी दास, मुंशी चौधरी और उमेश कुमार सिंह को भी बारी बारी से एसबीयू जो है वो रिमांड पर लेगी और रिमांड पर लेकर के जो जवाब पूछताछ के दौरान ऋषु श्री ने 100 सवालों के जवाब में से जितने भी सवालों का जवाब दिया है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा कि ऋषु श्री ने जो बातें कही, जो बातें बताई एसबीयू को, वो कितना सही है या भटकाने की कोशिश ऋषु श्री ने किया है। इसलिए तारनी दास, मुंशी चौधरी और उमेश कुमार सिंह को एसबीयू रिमांड पर लेगी। साथ ही साथ ये भी बातें हैं कि ऋषु श्री की जो पत्नी है उसे भी पूछताछ के लिए एसबीयू जो है वो अपने कार्यालय बुलाएगी और पूछताछ के दौरान अगर संतोषजनक जवाब नहीं रहा तो उनकी भी गिरफ्तारी एसबीयू सुनिश्चित कर सकती है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में एसबीयू की जांच जो है, अनुसंधान जो है वो और तेज होगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना।
बढ़ते आगे भोजपुर के भरत एनकाउंटर की न्यायिक जांच के सीएम सम्राट चौधरी ने आदेश दे दिए हैं और इस हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज मामले की जांच इसकी करेंगे। और इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने सीएम पर भरोसा जताया और इस पूरे मामले की सही और निष्पक्ष तरीके से जांच की मांग की है ताकि उनके बेटे को इंसाफ मिल सके। परिजनों ने पुलिस पर जानबूझकर भरत को मारने के आरोप लगाए। दोषी और पुलिस जवानों अधिकारियों पर केस दर्ज करने की मांग की है। भरत तिवारी के परिवार से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता चंदन कुमार ने। तिवारी इनकाउंटर मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां के बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने का आदेश दिया है और हाई कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश हैं वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। देखिए अब इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की संभावना दिख रही है, क्योंकि खुद संज्ञान लेते हुए जो सम्राट चौधरी हैं उन्होंने न्यायिक जांच करने का आदेश दिया है। माता जी, अब क्या लगता, अब हाई कोर्ट के जस्टिस साहब जांच करी है पूरा, अब लगता न्याय मिल पाई, मुख्यमंत्री जी का आदेश आ गई बा, का कहब? ठीक है, हमारा न्याय चाहिए, हमारा खून का बदला खून चाहिए, साफ चाहिए और कुछ। तो खून के बदला खून रुआ मांगता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी कहनी है कि अब हाई कोर्ट के जज साहब पूरा मामला के जांच करी, अब एमे कोनो एने ओने कोनो काम ना हो पाई। ठीक बा, चाहिए का रुआ मांग बा? मांग बा इंसाफ तो करवाए, इंसाफ मिलेगा तब तो हम समझेंगे। बोलने से थोड़ी होता है। बोल दिए, बोलने से नहीं हो तो बहुत कुछ नहीं हो तो मर्डर करवा दिए हैं, बोलने से नहीं होगा। यहाँ पे आए, हमको इंसाफ चाहिए, वो यहाँ पे आएंगे, हमको इंसाफ चाहिए, वो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं? तो ऐलान कर दिया है कि न्यायिक जांच किया जाएगा। ठीक है, जांच करवाए, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जांच करेंगे। हाँ तो ठीक है। क्या मांग है परिवार वालों की, अब क्या लगता है अब न्याय मिलेगा? अब मिलने के बाद ना हम बोलेंगे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी मिला तो नहीं ना है। ऐसे ही कुछ भी ऐलान करने से हम नहीं मानेंगे। यहाँ आके मेरी माँ को जवाब दे, इनकी बेटा को क्यों छीना गया? मोबाइल छीना गया है, मोटरसाइकिल छीना गया है घर से। मोबाइल और मोटरसाइकिल कहाँ है? थाने में मेरा छीना गया है, भैया का नहीं है, वो मेरा है, मेरा पर्सनल। मेरे को क्यों टॉर्चर किया जा रहा है, हम ये जानना चाहेंगे सरकार से। इस जांच से आप लोग संतुष्ट हैं जो जांच का आदेश? अभी कुछ संतुष्ट नहीं है हम। करे इसके बाद हम भरोसा करेंगे, ऐसे हम भरोसा नहीं करेंगे। हमको इन पे भरोसा। जांच का आदेश हो गया है, नहीं तो पहले करे, इसके बाद आगे बढ़ पाता है ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। चंदन कुमार, न्यूज 18, बिलौटी, भोजपुर। बढ़ते आगे खबर आपको आरा से बताएंगे, जो एनकाउंटर से जुड़ा हुआ मामला है। मानवाधिकार आयोग ये मामला पहुंच चुका है। भरत तिवारी का एनकाउंटर मामला, मुजफ्फरपुर के वकील ने याचिका दी है। वकील एसके झा ने याचिका दी है। मानवाधिकार आयोग में याचिका डाली गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिका दी गई है। याचिका में फर्जी एनकाउंटर की बात आई है। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए, पीड़ित परिवार को पूरा इंसाफ मिले, इसकी चर्चा हुई है कि यह पूरा का पूरा मामला फर्जी इनकाउंटर का है और इसमें पुलिस पदाधिकारियों की पूरी गलती है और पुलिस पदाधिकारियों ने एक सुनियोजित तरीके से उस व्यक्ति की, जो भरत भूषण तिवारी हैं, उस व्यक्ति की हत्या किया है। तो जो भी उस टीम में शामिल लोग थे उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हो, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो और इस प्रकार की घटना पर विराम लगे और इस पूरे मामले की जांच मानवाधिकार आयोग के स्तर से हो। अवकाश प्राप्त न्यायाधीश इस पूरे मामले की जांच करें। और फिलहाल